वैल्यूएशन बिल्कुल मैच करूंगा मैं। हाल फिलहाल में भी अभी एक आध दो कंपनी आई है जो बिल्कुल वो स्विट्जरलैंड वाली सबसे बड़ी कंपनी के बराबर का वैल्यूएशन मांग रही है कि मेरे को वही चाहिए, लेकिन पेडअप हमने एक किया इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। प्लस जो बात कही कि पहले ही हमने बोनस भी कर दिया, राइट्स भी कर दिया, इतने टुकड़े उसके बना डाले कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। ये सब चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं। अजय पांडे जी, आप सब लोग फंड मैनेजर हैं, क्या ये सब जो नए ज़माने की चीज़ें आई, बहुत सारे स्टॉक्स आए और इसमें आए, मन नहीं हुआ कभी कि बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, फंसे नहीं कभी आप इस सब में? सर जी, पहले तो मैं बता दूं, मैंने आज तक हाँ। किसी भी आईपीओ में हिस्सा नहीं लिया है। क्यों? का सबसे बड़ा रीजन यही है जो अभी अनुराग जी ने मुझे बताया और हम सबको बताया कि किस वैल्यूएशन पे क्या पीछे पीछे हुआ है लास्ट 5-7 सालों में किसी भी कंपनी के साथ। इस चीज को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। जब तक आप डीआरएसपी पढ़ेंगे, जब तक आप किसी प्राइवेट इक्विटी के बारे में समझेंगे या पुराने इन्वेस्टरों के बारे में समझेंगे, तब तक 2 या 3 नए आईपीओ और आ चुके होते हैं उसी सेगमेंट के, उसी सेक्टर के, ग्लोबली। तो लोग आपसे जो बात कर रहे होते हैं, कंपटीशन पे बात कर रहे होते हैं, पेयर कंपैरिजन पे बात कर रहे होते हैं, ना कि कंपनी के फंडामेंटल पे। कि वहां पे अगर यूएस में कोई बड़ी फिनटेक कंपनी लिस्टेड है और उसका 100 का पी चल रहा है, तो इंडिया का तो पी वैसे भी 22-23 का चलता है निफ्टी का। तो क्यों नहीं इंडिया में 50 और 100 का पी पे लिस्ट होने चाहिए ये सब स्टॉक्स। तो इन चीजों पे कंपेयर होने लगा रादर देन कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर के। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द फिनटेक कंपनीज, पर उनके वैल्यूएशंस इतने हाई हैं, इतने हाई थे कि मैंने कभी भी इन कंपनियों को देखने की भी जरूरत नहीं समझी। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद सही था और मतलब मेरे इन्वेस्टर भी सही बैठे इस चक्कर में। कम से कम हम लोग इन कंपनियों में नहीं देख पाए और ना देखा हमने। ये हम लोगों को पहले दिन से इस चीज का एहसास हो रहा था। आज एक बबल अभी टूटा है, लेकिन आने वाले समय मुझे लगता है और भी करेक्शन बाकी है इन सब कंपनियों में। गुरमीत सर, ये पांडे जी तो बता रहे हैं कि ये तो बहुत स्मार्ट हैं और इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन जिस समय आ रहा था उस समय सचमुच ये मतलब बहुत कमेंडेबल काम है और बहुत जिगर चाहिए कि उस आप लालच से बचे रहे। अनुराग जी तो खैर मतलब बहुत ही क्या बताऊँ, अमेरिका में बैठ के पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, वहाँ के बैठ के यहाँ के डीआरएसपी पढ़ते हैं गजब करते हैं। लेकिन ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है इन्वेस्टर के लिए, रिटेलर के लिए, कि वो उसमें जाता है। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली इन सारी कंपनियों के प्रमोटर्स की, इनके इन्वेस्टर्स की मेहनत का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो आज हमें दिख रहा है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, तो फिर जो बात अजय कह रहे हैं कि बहुत पहले से ये चीज़ें वॉच करनी चाहिए। मैं एक बहुत दारा खुसरो शाही जो उबर के ग्लोबल सीईओ हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने बताया था कि हमने अपने उस डीआरएसपी में लिखा था कि हमारा जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो अंडर द सन है। जहाँ जहाँ भी दुनिया में सड़कें हैं वहाँ वहाँ मेरा मार्केट है। अगर इस तरीके के सब्ज़बाग दिखा करके आप अपने वैल्यूएशंस कमांड करना चाहेंगे तो फिर तो लालच में फंसना बड़ा लाजमी है। कैसे बचते थे आप लोग, और आज अगर अभी कह रहे थे कि 5x की वैल्यूएशन लिए, तो अभी तो 100 वाला माल 20 का हो गया, क्या अब अट्रैक्टिव है क्या? कैसे बचे और अभी क्या अट्रैक्टिव है क्या? नीरज जी, मेरा ये मानना है, मैं सहमत हूँ जो अनुराग और अभि जी ने बोला और अजय ने भी, कि देखिए बाजार का ना एक तरीका होता है आपको नए लेसन्स सिखाने का, और हर 2-3 साल में ये नई फैशनेबल चीजें आती हैं। .com बबल आया, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे याद है लोग बोलते थे इतनी रोड्स बनेंगी, इतनी स्टील बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, म्यूचुअल फंड ने कुछ 15 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किए थे 2006 से 2008 के बीच में। तो ये हर 5 साल में लेटेस्ट फैशनेबल चीज आती है। लोगों ने स्पेशलिटी केमिकल में इन्वेस्ट करना शुरू किया बिना समझे कि स्पेशलिटी केमिकल होता क्या है। लोगों को सीडीएमओ का फुल फॉर्म नहीं पता, तो उनको हर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ही दिखती थी फार्मा में। तो ये पीरियड आते हैं, और ये थोड़ा हमारी टेंडेंसी हो गई है शायद सोशल मीडिया का, ये है कि सबको जल्दी है, क्रिप्टो में जल्दी है पैसा बनाने की, सबको रातों रात पैसा बनाना है। तो जब और ये पॉपुलर माइंडसेट है, तो ये लोग इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम, एक जो बड़ी प्रॉब्लम नीरज जी आई इन कंपनीज में ना, वो लिक्विडिटी ड्राई हो गई। तो ये सारा गेम लिक्विडिटी का है। आज आप देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, जोमेटो बीच में जब उनका प्राइस गिरा था, आज जोमेटो मार्केट कैप 55,000 करोड़ है। स्विगी ने लास्ट राउंड $10 बिलियन पे किया, जो कि लगभग 80-85 हजार करोड़ है। तो वो अगला राउंड तो वो कर नहीं सकते, उनको मार्कडाउन लेना पड़ेगा, क्योंकि जोमेटो जो है आधे वैल्यूएशन पे लिस्टेड स्पेस में मिल रहा है। तो एक ये लिक्विडिटी है, जो सर्कल घूम रहा था पैसे का, कि एक जगह लगाया, उसका दूसरा राउंड किया, फिर तीसरी जगह लगाया, ये रुक गया, और उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो वो जो फंसा है, वो जो निकाल सकता है वो निकाल रहा है। तो लिस्टेड स्पेस में पैसा निकालना
जो भी पर्टिकुलर प्राइस पे निकल जाता है। तो मेरा बस ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे लिसनर्स से कि हमेशा अर्निंग्स पे और यूनिट इकोनॉमिक्स पे, जैसे अनुराग ने भी बोला, ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि सारी न्यू एज बिजनेसेस खराब है, सबको क्लब करना मेरे हिसाब से गलत होगा। मुझे तो लगता है बजाज फाइनेंस भी उतना ही न्यू एज बिजनेस है, मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक भी एक अच्छा न्यू एज बिजनेस है। आप रिलायंस देखिए, आज 40% एबिट जियो रिटेल से आता है। तो बिजनेसेस को क्लब करना बंद कर देना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म प्ले है, ये न्यू एज है, ये ओल्ड एज है, और उसके बिजनेस परफॉर्मेंस पे आना चाहिए। दूसरा, कुछ एक हमारे रिडार में, मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैं शायद थोड़ा लकी रहा कि हमने अभी तक किसी न्यू एज बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, पर 2-3 अब मेरे रेडार में है। मुझे डिलीवरी हम लोग को रिव्यू कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसमें भी निवेश करना चाहता हूँ, बट उनकी मुझे जो उनका मॉडल है, जो स्पॉट ऑन जो उन्होंने किया, जो जिसका इंटीग्रेशन होना था वो थोड़ा डिले हो गया। उनका पार्सल डिलीवरी, जो एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी सेगमेंट है, वो अच्छा कर रहा है, B2C सेगमेंट में फोकस करते हैं। बाकी जो सेगमेंट्स हैं, जो वेयर हाउसिंग है, ट्रक लोड डिलीवरी है, लॉजिस्टिक एक ऐसा स्पेस है कि मुझे लगता है इंडिया में काफी स्कोप है। नायका भी हम थोड़ा सा इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम क्योंकि ये जो ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट है, ये इंडिया में उसका जो स्पेंड है वो $10 है, वर्ल्ड वाइड ये $300-350 है। तो जैसे जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, अफ्लुएंस होंगे, बढ़ेगा। और यूनिट इकोनॉमिक्स नायका का इतना खराब नहीं है, पर अगर आप 5 करोड़ के प्रॉफिट में 50,000 करोड़ का मार्केट कैप देंगे तो आप डिसअपॉइंट बिल्कुल होने वाले हैं। तो कुछ एक स्टेज पे मुझे लगता है कि शायद इनमें से कुछ एक बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल हो सकता है या ग्लाइड पार्ट दिखा सकता है प्रॉफिटेबिलिटी को, तो कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि 50-60% गिर गया है या 70% गिर गया है, उस बेसिस पे इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। तो वैल्यूएशन इज द की, वैल्यूएशन। अगर मुझे ध्यान है एक बहुत मज़ेदार बात, जब नायका का उदाहरण लेते, जब इसका IPO आया था तो बहुत जगहों पे इसकी चर्चा हो रही थी, और मैं भी बहुत, चूँकि उस समय सब IPO कवर करने होते थे, तो एक स्टोरी टेलर से मैंने पूछा कि तो उसने कहा कि ये बताओ कि आप अभी अपने बेडरूम में जाते हो तो आपकी वाइफ, मेरी हालांकि है नहीं, मैं सिंगल हूँ, तो उसके ड्रेसिंग टेबल पे आपको क्या दिखता है? आपको नायका के 2-3 आइटम दिखते ही नहीं दिखते हैं। मैंने कहा आइडिया नहीं, सुना नहीं, दिखते हैं। अब आप सोचिए किस तरीके से नायका का पेनिट्रेशन है, सब जगहों पे पहुंच रहा है, इतनी बड़ी कंपनी बन रही है। तो मतलब वो ऐसी तस्वीर पेश की जाती है, वो झूठ भी नहीं, वो सच है, वो है भी। लेकिन वैल्यूएशन, क्या आप कोई ऐसी चीज़ के लिए 50 रुपये पे करेंगे जिसकी वैल्यू 10 रुपये? आप खरीदेंगे क्या? अभी सस्ता हो गया सर, अब तो सस्ता हो गया सर, पर फिर भी सस्ता हो के भी वो एक हिस्टोरिकल प्राइस है। वो अगर जैसे अनुराग जी ने कहा और गुरमीत ने भी कहा, वो हिस्टोरिकल प्राइस है, वो मीनिंगलेस है। वो तो जो रियल वैल्यू है वो मुझे नहीं लगता अभी भी एमर्ज हुई है, क्योंकि 3 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट था। अब मैं एज एन इन्वेस्टर में देखूं कि मैं 3 करोड़ के प्रॉफिट, फैक्ट वही है, सच वही है। बाकी तो आप जैसे कहा, कहानी आप उसके ऊपर कैसी बना लिए कि 3 करोड़ का पैट 3,000 करोड़ आ जाएगा, पर मुझे तो कन्विक्शन नहीं है कि आप 3,000 करोड़ के पैट का वैल्यूएशन मैं अभी आपको दे दूं उसके लिए। और कंपटीशन भी एमर्ज कर रहा है, नई कंपनीज और आ गई हैं, पर्पल है, गुड ग्लैम है, उस स्पेस वो और बढ़ रहा है, मामा अर्थ है, वाओ, तो ये सब कंपनियां आती जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि नायका ही सिर्फ है, और हार्ड बार्गेनर है। मतलब ये एकदम, जब तक एकदम सस्ते में नहीं मिलेगा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं सर, बिल्कुल, वो इन्वेस्टर का काम ही वही है। आप ठीक, जैसा सब पैनलिस्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप अपना एनालिसिस करिए और जो सच है उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करिए और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। नहीं तो कहानी सुनाने वाले तो इस मार्केट में बहुत हैं, और वो कहानी के चक्कर में तो लोग फंस जाते हैं फिर। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही, जैसे जब इस तरह की घटनाएं होती तो आपको फिर गो बैक टू स्कूल वाली बात हो जाती है कि अपने पुराने फार्मूले निकालो, वैल्यूएशन देखो भैया, बहुत ज़्यादा फैंसी में नहीं जाने का, रियलिटी चेक, सच का सामना, ये सब आप करिए, तभी आप बढ़िया निवेश कर पाते हैं। तो हम लोगों ने 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। अभी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, कुछ सेकंड्स का ब्रेक है, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इसके बाद कुछ सेक्टर्स पे बात होगी कि उनसे इतनी मोहब्बत क्यों है या इससे उतनी दुराव क्यों है। छोटे से ब्रेक के बाद।